सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो एनालिसिस। आज लेक्चर नंबर 4 में हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 3 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा उसमें इंडस्ट्री के रेशियो के साथ हमारे कंपनीज के रेशियो जो होते हैं उसको कंपैरिजन करके जैसे कमेंट लिखना था तो वो किस तरीके से करना है और कंपैरिजन करके हमें हमारी कंपनी की सिचुएशन कैसे देखनी है, कैसे जानना है हमारी कंपनी के बारे में, वो हमने पढ़ा। अब आज एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम एक ही कंपनी के 2 साल के कंपेरेटिव रेशियो का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अंजना लिमिटेड। अंजना लिमिटेड कंपनी की हमें यहाँ पे समराइज्ड बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें देखा जाए तो 2 साल का ये बैलेंस शीट है 2012 31 मार्च 12 और 31 मार्च 13, यानी कि ये जो हुआ ये 11-12 का और ये 12-13 का। और इसके अलावा देखा जाए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। रेशियोज जो निकालने होते हैं वो ज़्यादातर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालने होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट आते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए उसमें से जो भी जानकारी हमें चाहिए उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है 11-12 का और 12-13 का। सबसे पहला है जो ये इन्फॉर्मेशन वो है टोटल सेल। उसमें डिटेल दिया है कैश सेल्स आर 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल। मीन्स ये जो डिटेल है ये डिटेल हमें दिया है कैश सेल और क्रेडिट सेल कितना है वो, यानी कि कैश और क्रेडिट का रेशियो हमें यहाँ पे दिया है, प्रपोर्शन दिया है हमें यहाँ पे कि कितना कैश सेल और कितना क्रेडिट सेल। तो ये दिया है कि कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल का 4/5 है। तो इसमें से हम कैश और क्रेडिट कैसे निकालेंगे अलग से वो हम आज सीखेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट भी है, वो है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स का रेट है 50%। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट का है, मतलब इंटरेस्ट अभी उसमें से माइनस करना है और टैक्स भी अभी माइनस करना है। स्टॉक 1/4/11 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो दिया है 31 मार्च 12 का। इधर क्लोजिंग स्टॉक तो है पर उसका ओपनिंग जो स्टॉक है वो यहाँ पे दिया है 70,000। तो ये इतनी जानकारी दी है हमें। और क्या डिटेल मांगी है हमसे, तो फ्रॉम द अबो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियोज फॉर द बोथ ऑफ द ईयर्स। दोनों साल के लिए हमें ये 4 रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे पहला है नेट प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स रेशियो, उसमें 300 डेज लेना है वो बताया है, और करंट रेशियो। अब ये 4 जो रेशियो दिए हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो उसके फॉर्मूलाज पे आते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहला रेशियो जो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, ये फॉर्मूला है उसकी। तो नेट प्रॉफिट वो भी आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया है बट उसको आफ्टर टैक्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बट स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए की फॉर्मूला क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स यहाँ पे नहीं दी है डायरेक्टली, तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल की हमें जो सब फॉर्मूला थी वो यूज करनी पड़ेगी।
सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो सेल्स भी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, इस तरीके से यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल जाएगी। डेटर्स के लिए चाहिए डेटर्स जो दिया हुआ है, बी आर नहीं है बिल्स रिसीवेबल, और क्रेडिट सेल हमें यहाँ से पता चलेगा कितना है वो, और डेज तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। करंट रेशियो के अंदर में करंट एसेट चाहिए तो दी है, कैश से स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब करंट एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये सब करंट लाइबिलिटी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी डिटेल प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो है वो है कैश और क्रेडिट सेल, फिर प्रॉफिट का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो, बराबर। चलिए, और 2 साल की कैलकुलेशन हमें करनी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। ओके, चलिए, तो पहले तो यहाँ पे जरूरी जो डिटेल थी वो हमारे पास नहीं है, वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्टेटमेंट बना दिया 2 साल का, 11, 12 और 12, 13 का। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे EBIT, यानी जो हमें प्रॉफिट दिया था वो है EBIT। अब ये कैसे पता चला? तो EBIT का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें जो प्रॉफिट दिया है वो ये है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 1,59,000 और 2,85,000 जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, 159 और 285, और टैक्स का रेट बताया है 50%, और इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे देखो ये डिबेंचर दिया हुआ है, देखा, डिबेंचर दोनों साल में है 1,50,000। ठीक है, ये डिबेंचर जो प्रोवाइड किए वो है यहाँ पे, उस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 15,000 इंटरेस्ट आएगा, 1,50,000 के डिबेंचर है और 10% उस पर इंटरेस्ट है, दोनों साल में सही है, सेम है, तो एक ही आएगा। अब जो मिला वो क्या मिला हमें? PBT, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,44,000 और 2,70,000। अब इसमें से टैक्स जो था 50% वो माइनस कर लेंगे, तो 144 का 50% हो गया 72, और यहाँ पे हो गया 135, तो PAT मिल गया 172,000 यहाँ पे, और 1,35,000 सेकंड ईयर यानी कि 12-13। सेकंड थिंग था वो था कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे हमने की है वो, पहले यहाँ पे अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता। ओके, अब देखो टोटल सेल कितना था और सेल का रेशियो हमें किस तरीके से दिया था वो देखते हैं। चलिए, यहाँ पहले इंफॉर्मेशन क्या थी वो देख लेंगे। कैश सेल आर 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब यहाँ पे मुझे ये डिटेल दी है कि जो मेरा कैश सेल है, जो मेरा कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का 4/5 पार्ट है। अब क्या करते हैं हम? तो इसके कैलकुलेशन में इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो यानी कि सपोज टोटल सेल जो है वो है 5, टोटल सेल जो है वो 5 है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया है वो मैंने अभी मेज्यूम कर लिया है कि टोटल सेल मान लो कि 5 है, तो कैश सेल कितना होगा और क्रेडिट सेल कितना होगा? ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सपोज, देखो ये कैश सेल का जो बेस है वो एक क्रेडिट सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सपोज, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक। सपोज क्रेडिट सेल, यानी कि जो क्रेडिट सेल है वो कितना है यहाँ पे, सपोज मान लो कि क्रेडिट सेल जो है वो है 5, ठीक है।
तो कैश सेल कितना होगा, तो कैश सेल यहाँ पे बताया है कि क्रेडिट सेल का 4/5 यानी कि 5 × 4/5, तो ये 5 यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब कैश सेल भी मिल गया और क्रेडिट सेल भी हमें मिल गया, बराबर है। तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं टोटल सेल। अब टोटल सेल कैसे होता है, तो टोटल सेल जो होता है वो होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, यानी कि कैश था कितना 4 और क्रेडिट था कितना 5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों का रेशियो मिल जाता है, बराबर। और टोटल सेल यहाँ पे देखे तो 9 हो जाता है, और रेशियो देखे तो कैश सेल, कैश का कितना आया 4 और क्रेडिट का कितना आया 5, यानी कि 4:5। तो इस तरीके से कैश का रेशियो जो हो गया वो 4:9 और क्रेडिट का हो गया 5:9। ओके, तो इस तरीके से कहीं भी आपको ऐसा कोई रेशियो दिया हो तो क्या करना है, जो बेस है उसके यहाँ पे जो हमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है उसको सपोज करके हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरीके से दोनों का रेशियो निकालना है। ये टोटल करके भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 9 आया है, तो अब 9 है टोटल ₹9 जो है वो सेल है, तो उसमें से 4 रुपीज़ कैश है और 5 रुपीज़ क्रेडिट है, तो जो 9 लाख था वैसे तो 4 लाख और 5 लाख हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 12-13 में भी, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है वो दोनों साल के लिए सेम, ये जो रेशियो दिया है वो दोनों साल के लिए दिया है, कोई एक साल के लिए नहीं है कि यानी कि हर साल उन लोगों का जो सेल है वो इस रेशियो में ही होता है। तो ऐसे हमने सेल्स को कैश और क्रेडिट में बाइफरकेट कर दिया, उसका रेशियो फाइंड करके। चलिए अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, तो टोटल सेल आ गया इधर 9 लाख और 13,50,000 जो था वो। अब ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो उसमें से दिया था, वो जो माइनस कर लेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सेल भी मिल जाएगी। ग्रोस प्रॉफिट जो है वो 2,25,000 और 4,05,000 सीधा अमाउंट ही दिया है यहाँ पे, वो माइनस कर लेंगे तो माइनस करके मिल जाएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सेल जो हमें रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट अभी देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब देखो ये ओपनिंग स्टॉक का हमारे इस 2 ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें दिया था डिटेल कि जो ओपनिंग स्टॉक है 1/4/11 का वो है 70,000, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो हो गया वो फर्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो गया 70,000। अब उस साल का यानी कि 11-12 का जो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक दिया है 65,000, ये क्लोजिंग हुआ, बट ये उसके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हुआ ओपनिंग। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, यानी 70,000 ओपनिंग हमें इंफॉर्मेशन में दिया था, यहाँ पे 65,000 आ जाएगा जो 11-12 का क्लोजिंग है, वो 12-13 का ओपनिंग। अब दोनों का क्लोजिंग स्टॉक तो हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 65,000 इसका क्लोजिंग था और इसका था 92,500, और एवरेज स्टॉक निकालना है तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे 135 और 157,500, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे एवरेज स्टॉक। डन है। तो देखो यहाँ तक हमने अभी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स और कैश और प्रीपेड एक्सपेंस, जो हमने पहले ही आपको जब हमने क्वेश्चन रेफर किया था तब दिया था कि इतनी करंट एसेट है हमारे पास, बस इसका टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में 150 और सेकंड ईयर में 160। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट था, क्रेडिटर्स था और बिल्स पेएबल थी। डन। तो 1,80,000 दोनों साल के लिए यहाँ पे टोटल हमें वैल्यू मिल गई। ओके, तो अभी जितनी भी हमें डिटेल चाहिए थी वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल गई, बराबर। टोटल 5 डिटेल हमें चाहिए थी, 5 डिटेल हमने फाइंड कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो अब सीधा हम से रेशियोज की कैलकुलेशन पर आएंगे। सबसे पहला रेशियो था हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला है उसकी PAT डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। फर्स्ट ईयर के लिए हम फाइंड करेंगे 11-12 के लिए, तो 11-12 का प्रॉफिट आया था 72,000, 9 लाख सेल था, तो उसका रेशियो आता है 8%। सेम 12-13 के लिए फॉर्मूला वही रहेगी, एक 135 और 13,50,000
सेल था तो इसका रेशियो आएगा 10%। देखो ये डिटेल हमें ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स की डिटेल तो प्रोवाइड की हुई थी और हमने कैलकुलेशन की, वहाँ पे भी ये हमने फाइंड किया था। सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड किया था और उसके बाद सेल्स की यहाँ पे कैलकुलेशन की थी। तो दोनों डिटेल का यूज़ करके हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो हमें ये डिटेल मिल जाएगी नेट प्रॉफिट रेशियो का। अब इसमें देखो कभी कभी कंपेरेटिव भी आपको एनालिसिस पूछते हैं, कमेंट्स करने का पूछते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम क्या कंपेरिजन कर सकते हैं? तो कंपेरिजन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 11-12 से 12-13 में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 11-12 से कंपेरिजन में 12-13 में बढ़ी है, यानी कि 8% था और यहाँ पे हो गया 10%, 2% से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, 11-12 का जो था वो 67,500 10 टाइम्स आया 11-12 और 12-13 में देखा जाए तो 12 टाइम आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक का टर्नओवर जो है वो 11-12 के कंपेयर में 12-13 में ज़्यादा हुआ है, यानी कि इस बार हमने 10 बार ही ऑर्डर दिया था, 10 बार ही स्टॉक का टर्नओवर हुआ है और 12-13 में मैंने 12 बार स्टॉक टर्नओवर करना पड़ा है, बराबर 12 बार हुआ है। स्टॉक टर्नओवर्स के हिसाब से क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर जब होता है तो उसके रीजंस क्या होते हैं? रीजंस ये होता है या तो स्टॉक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ होगा, और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? स्टॉक ज़्यादा टर्नओवर होने के कारण क्वालिटीज चेंज हो जाती है, रॉ मटेरियल जितना चाहिए उसमें नहीं मिल सकता, कॉस्ट बढ़ जाती है, बराबर। ज़्यादा जितनी बार हम लोग स्टॉक टर्नओवर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक टर्नओवर ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, बट उसके क्या रीजंस थे, क्या थे, वो जानकारी मिलने के बाद हमें पता चलता है कि ये सही है या गलत, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट यहाँ पे अभी खाली इतना बता सकते हैं कि स्टॉक टर्नओवर जो है वो ज़्यादा हुआ है 12-13 में कंपेरेटिव टू 11-12। नेक्स्ट था रेशियो हमारा डेटर्स प्लस बीआर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू डेज। तो 11-12 में डेटर्स थे 70,000, बीआर थी ही नहीं, 5 लाख का टोटल क्रेडिट सेल हमने फाइंड किया था रेशियो निकाल के, और डेज हमें यहाँ पे लेने 300 जो हमें क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया है तो फिर हम 365 ले सकते हैं, कभी कभी 360 दिया होता है। तो ये 42 डेज आ गया, मतलब डेटर्स के पास से हमें 42 डेज में पैसा मिलता है। 12-13 में देखा जाए तो 50,000 प्लस 0 7,50,000 इंटू 300, तो यहाँ पे हो गया 20 डेज। ये काफ़ी अच्छा रेशियो है। यहाँ हमें पेमेंट मिलता था आफ्टर 42 डेज, 42 डेज तक हमारा पेमेंट रुका हुआ था, और यहाँ पे ओनली 20 डेज में पैसा मिल जाता है, मतलब कैश इनफ्लो यहाँ पे हमें बढ़ा है। जो मार्केट में पैसा हमारा कलेक्शन के लिए रुका पड़ा था, रिसीवेबल जो था वो कम हुआ है, उसका टाइम कम हुआ है, तो ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव रेशियो है 11-12 के कंपैरिजन में 12-13 में, ये बता सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें सेल्स बढ़ाना है तो फिर ये हम कह सकते हैं, या फिर प्राइस जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करते हैं डेटर्स के रेशियो में, वो सारे यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो 11-12 में देखे तो 1,50,000 थी करंट एसेट, 1 लाख थी करंट लाइबिलिटीज, तो 1.5:1 ये रेशियो यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि लाइबिलिटीज से एसेट जो है वो ज़्यादा है। बट 12-13 में क्या होता है? तो 12-13 में ये हो जाता है 2:1। देखो यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे 2, तो ये भी पॉजिटिव चेंजेस है, यानी कि कंपनी जो है वो ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एसेट्स बढ़ती जा रही है और लाइबिलिटीज कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे 150 अमाउंट से भी देखो तो यहाँ पे 150 से 160 हुआ, और यहाँ पे 1 लाख से 80,000 हुआ, मतलब उसकी लाइबिलिटीज कम होती जा रही है और एसेट्स बढ़ती जाती है। वो आप इधर से भी देख सकते हो, क्योंकि ये रेशियो भी हमारा कम हुआ है। डेटर्स का रेशियो 42 डेज से 20 डेज में कन्वर्ट हुआ है, तो इसके हिसाब से भी लाइबिलिटीज कम होती होगी।
क्योंकि जितना पेमेंट आएगा उतना पेमेंट हम करते जाएंगे तो वो लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगी। तो ऐसे सब जो है रेशो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बराबर। तो इस तरीके से एनालिसिस करके हम कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, कंपनी को क्या करना चाहिए या कंपनी को क्या देखना चाहिए, कहाँ पे कंट्रोल लाना चाहिए, वो सब रेशियो एनालिसिस की मदद से हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देखा 2 साल के लिए कंपेरेटिव रेशियोज कैसे निकालते हैं और उसके हिसाब से हम कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं और क्या एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम नेक्स्ट और क्वेश्चन के साथ, बराबर है। तब तक आप इसके जैसे क्वेश्चन, मतलब कि 2 साल के क्वेश्चन जितने भी है बुक्स में, आप उसकी प्रैक्टिस करें। आपको कहीं पे भी उसमें क्वेरी आए, कहीं भी आपको पूछना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कमेंट्स करके, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।